दोस्तों बहुत सारी खबरें आ चुकी हैं और इन सारी खबरों को एक ही वीडियो में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। घबराइए नहीं, ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा। हमेशा की तरह कम समय में और आसान भाषा में सारी खबरें आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। पहली खबर सऊदी अरब से आ रही है। सऊदी अरब ने अब यह बात साफ कर दी है कि इस जंग के बाद वो इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन कर सकता है। इस जंग के शुरू होने से पहले अमेरिका ने सऊदी अरब की इजराइल के साथ बहुत सारी मीटिंग करवाई थी। अमेरिका सऊदी अरब के ऊपर यह प्रेशर डाल रहा था कि वो इजराइल के साथ अपने रिश्तों को अच्छा कर ले, सऊदी अरब इजराइल को मान्यता दे दे। लेकिन फिर यह 7 अक्टूबर से जंग शुरू हो गई, यह मामला ऐसे ही अटका पड़ा था। लेकिन अभी भी अमेरिका पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि सऊदी अरब इजराइल को मान्यता दे और सऊदी अरब इजराइल के साथ अपने संबंधों को अच्छा कर ले। अभी जो एंटनी ब्लिंकन आया हुआ है मिडिल ईस्ट के अंदर, सऊदी अरब भी ये गया था। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इसको अपने एक खास टेंट में बिठाकर इसका स्वागत किया। देख रहे हो कितना प्यारा टेंट बना हुआ है जहां पर ये अरबी लोग बैठकर अपनी मौज मस्ती करते हैं। तो उसी टेंट में बिठाकर उससे बातचीत की। खबरें ऐसी निकल के सामने आ रही हैं कि अमेरिका एक बार फिर से सऊदी अरब के ऊपर यह दबाव डाल रहा है कि इस जंग के बाद सऊदी अरब इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन कर ले। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब इस बात के लिए राजी हो रहा है, लेकिन सऊदी अरब का कहना है कि अगर फिलिस्तीनियों के हितों का दावा इजराइल करता है, फिलिस्तीनियों का जो हक है फिलिस्तीन के अंदर, उसके साथ कोई छेड़छाड़ इजराइल नहीं करता है, तो सऊदी अरब इजराइल के साथ रिश्ते बनाने के लिए तैयार है। कल तक सऊदी अरब को लेकर ये सारे दावे कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स में किए जा रहे थे, लेकिन कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आ रहा था। लेकिन अब पुख्ता सबूत सामने आ चुका है कि सऊदी अरब इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन के लिए राजी है। दरअसल लंदन के अंदर सऊदी अरब के जो राजदूत हैं प्रिंस खालिद बिन बदर, उन्होंने बीबीसी को बताया कि इस जंग के शुरू होने से पहले इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन जो समझौता था वो काफी करीब था, लेकिन फिर यह जंग शुरू हो गई। हमास ने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया और यह समझौता वैसा का वैसा ही रुका हुआ है। हम अभी भी इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ हमारी शर्तें हैं। वो शर्तें क्या है मैं आपको पहले बता चुका हूं। फिलहाल सौबात की एक बात यह है कि इस जंग के खत्म होने के बाद अमेरिका एक बार फिर से सऊदी अरब और इजराइल के रिश्तों को बनाने की कोशिश करेगा और सऊदी अरब इजराइल से अपने रिश्ते कायम कर भी लेगा। अगली खबर की तरफ चलते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के व्हाइट हाउस की तरफ से एक बयान जारी किया गया है और कहा गया है कि प्रेजेंट टाइम में हम सीज फायर का समर्थन नहीं करते हैं। एंटनी ब्लिंकन आया है मिडिल ईस्ट के अंदर और यह दिखा रहा है कि हम सीज फायर करवाने के लिए यहां पर आए हैं, लेकिन अभी अभी जस्ट कुछ देर पहले व्हाइट हाउस का बयान आया है कि इस टाइम हम सीज फायर का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम नहीं चाहते हैं कि सीज फायर हो। फिलहाल अभी 10 मिनट पहले की खबर है कि एंटनी ब्लिंकन तेल अबीब से रामल्ला की तरफ जा चुका है। वहां पर फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से वो मुलाकात करेगा। दोस्तों इजराइल ने गाजा में व्हाइट फास्फोरस बम का भी इस्तेमाल किया है, साथ ही साथ लेबनान पर भी उसने कई सारे अटैक व्हाइट फास्फोरस बम से किए हैं। आपको मालूम ही है, पहले बता चुका हूं कि व्हाइट फास्फोरस बम पर पूरी दुनिया के अंदर प्रतिबंध लगा हुआ है, कोई भी सेना इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। लेकिन अब इस बात का ब्रिटेन ने विरोध किया है। ब्रिटेन इस बात के खिलाफ है कि व्हाइट फास्फोरस पर पूरी दुनिया में प्रतिबंध क्यों लगा हुआ है। व्हाइट फास्फोरस पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। कोई आर्मी अगर इसका इस्तेमाल कर रही है तो उसको इस्तेमाल करने देना चाहिए, यह बिल्कुल गलत है। यानी ब्रिटेन सीधे तौर पर इजराइल के उन काले करतूतों को छुपाना चाहता है, इजराइल को बचाना चाहता है। जिस चीज पर बैन लगा हुआ है उसको कह रहा है कि बैन नहीं होना चाहिए। साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो मुकदमा किया है उस मुकदमे के सपोर्ट में कुछ और देश सामने आ चुके हैं। वेनेजुएला, मालदीव्स, नामीबिया और पाकिस्तान ने भी इस मुकदमे का समर्थन किया है। साथ ही साथ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से भी बयान आया है कि गाजा में जितने भी पत्रकारों को इजराइल ने मारा है उन सारी चीजों की जांच की जा रही है। दोस्तों एक पत्रकार की खबर मैंने आपको कल भी दी थी। इजराइल ने इस पत्रकार को मारने के बाद कहा कि हमें सूचना मिली थी कि एक आतंकवादी ड्रोन के जरिए हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, इसलिए हमने इसको टारगेट करके मार दिया। दरअसल दोस्तों ये जो पत्रकार हैं वो ड्रोन शॉट लेकर पूरी दुनिया में दिखाते हैं और इनके हाथ में जो रिमोट है वो छोटे वाले ड्रोन कैमरा जो होता है उसका ड्रोन है। तो ये अपने इसी रिमोट से अपने ड्रोन कैमरों को उड़ा रहे थे, लेकिन इजराइल ने इनको टारगेट करके मार दिया। बाद में कहा कि हमें सूचना मिली थी कि वो ड्रोन उड़ा रहा था और उस ड्रोन के जरिए हमारे ऊपर हमला कर रहा था। तो ऐसे पत्रकारों को मारने के बाद इजराइल अपने आप को जस्टिफाई करता है। इजरायली हिब्रू मीडिया के न्यूज चैनल ने अपने चैनल पर एक खबर चलाई कि हिजबुल्लाह की ताकत को बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार छिपा रही है। हिजबुल्लाह का ड्रोन हमला इजराइल के अंदर घुसपैठ करने में कामयाब रहा। इजराइल के हवाई सुरक्षा कवच से बच गया। उत्तरी कमान मुख्यालय पर गिरा।
यह हमला उत्तरी कमान के प्रमुख जनरल ओरी गोर्दान को भी मार सकता था। हिजबुल्लाह के अंदर इतनी ताकत है कि उसने अपना ड्रोन आयरन डोम को चकमा देकर हमारे मुख्यालय पर भेज दिया, लेकिन उसकी ताकत को हमारी सरकार छिपा रही है। हिजबुल्लाह के पास बहुत बड़ी ताकत है। इस तरह की बातें अब इजरायली मीडिया करने लगी है। वहीं दोस्तों एक बड़ी खबर आपको और बता दूं, हिजबुल्लाह से जंग की तैयारी के लिए इजराइल जुट गया है। इजरायली स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने देश के सभी हॉस्पिटल्स को यह आदेश जारी कर दिया है कि आपके हॉस्पिटल में जितने भी सैनिक घायल पड़े हुए हैं उन सब का इलाज जल्द से जल्द किया जाए। जल्द से जल्द उनका इलाज करके उनको स्वस्थ किया जाए ताकि उनको लेबनान के बॉर्डर पर हिजबुल्लाह से लड़ाई करने के लिए भेजा जा सके। तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी हॉस्पिटल में अलर्ट जारी कर दिया है। मोसाद के पूर्व प्रमुख एफ्रेम हलेबी ने ब्रिटिश टाइम को बताया कि सिनवार और हमास के लड़ाकों ने लड़ने की चाहत नहीं खोई है और यही वजह है कि वो बातचीत करने से इनकार करते हैं। नेतन्याहू हमास को अपने कब्जे में करने में नाकामयाब रहे हैं और उन्हें गाजा और अपना पद दोनों छोड़ना होगा। मुझे मोसाद के इस वक्त के प्रमुख से मिलने के लिए कई बार इनविटेशन दिया गया और मेरा मानना है कि हमारा नुकसान दर्दनाक है। यह बात कोई और नहीं कह रहा है बल्कि यह बात खुद मोसाद का पूर्व प्रमुख कह रहा है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल की हालत इस जंग में कैसी हो चुकी है। इजराइल की हालत हर तरफ से खराब हो चुकी है। महंगाई बहुत ज्यादा इजराइल के अंदर बढ़ चुकी है। इजरायली डेटा से पता चला है कि इस वक्त जितने भी यूरोपीय देश हैं उन यूरोपीय देशों से खाने की चीजें जो हैं वो इजराइल के अंदर 51% महंगी हो चुकी हैं। साथ ही साथ जो एशिया के देश हैं उन देशों से 37% महंगी खाने की चीजें इजराइल के अंदर मिल रही हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, स्पेन, इन सब के मुकाबले जो ब्रेड है वो 82% महंगा है इजराइल के अंदर। आइए अब आपको उत्तर कोरिया की तरफ लिए चलते हैं। वहां पर भी भाई जंग शुरू होने वाली है। उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन ने साफ कह दिया है कि हमारा सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो दक्षिण कोरिया है, जिसके ऊपर अभी 200 गोले छोड़े थे उत्तर कोरिया ने। किम जोंग उन ने अपनी सभी हथियारों की फैक्ट्री का दौरा किया है, जायजा लिया है कि हमारे पास कैसे कैसे हथियार हैं और कैसे कैसे हथियार बनाए जा रहे हैं। साथ ही साथ अपने सभी परमाणु हथियारों को भी अलर्ट पर रहने के लिए कह दिया है। उन्होंने कहा है कि हम जंग लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन दक्षिण कोरिया है। दोस्तों इधर भी कभी भी जंग छिड़ सकती है और मुझे डर ऐसा है कि वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत जो है वो उत्तर कोरिया से ही होगी, क्योंकि ये किम जोंग उन जो है ना भाई, ये कुछ भी कर सकता है कभी भी। इसने अगर परमाणु बम छोड़ दिया कहीं पर भी तो शायद वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत तभी से हो जाएगी। और ये कह रहा है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन दक्षिण कोरिया है और दक्षिण कोरिया के सपोर्ट में जापान, ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी सब लगे रहते हैं। तो सारे देश उधर टूट पड़ेंगे और वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि वहीं से शुरू होगा। ये गाजा, इजराइल, इन सब की तो जंग चल रही है लेकिन डर वहां से ज्यादा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना।